एक स्नाइपर की सनसनीखेज दास्तान जो तन्हा दुश्मन की फौजों से नबरदाज़मा रहा। आपके लिए पेश खिदमत है। कहानी की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। आदित्य वर्मा वो आदमी था जिससे मैंने ड्रैगनोव राइफल लेना थी। वो हिंदू का नाम और शनाख्त धारे एक मुसलमान था। उसने शादी भी एक हिंदू लड़की से की हुई थी। नामालूम वो कब से वहाँ मौजूद था। पाकिस्तान से जाने वाले खासुल खास अफराद को ही उसके बारे में बताया जाता। मेरे मकसद को मद्देनजर रखकर मुझे भी उसी से मिलने का हुक्म दिया गया था। मैं नाले में आगे बढ़ता रहा। नाले में बर्फ मौजूद नहीं थी, अलबत्ता दरमियान में साफ और शफाफ पानी जरूर बह रहा था। पानी की सतह तो चंद इंच से ज्यादा बुलंद नहीं थी, अलबत्ता चौड़ाई में नाला 7-8 गज से ज्यादा वसी था और उसमें बिखरे हुए पत्थरों पर पांव रखकर बगैर जूते भिगोए नाले को उबूर करना निहायत आसान था। नाले में मौजूद घर निस्बतन बुलंद जगह पर वाक़ थे। तमाम घर नाले में कदरे दाएं जाने वाक़ थे, जबकि इंडियन पोस्टें बाएं जाने वाक़ थीं। मैं इन घरों से 200 गज पहले ही नाला एहतियात से उबूर करने लगा, क्योंकि नाले के दाएं किनारे हरकत करना मुमकिन नहीं रहा था। ऐसा करने की सूरत में मुझे उन घरों के दरमियान से गुजरना पड़ता और उस आबादी में कुत्तों की मौजूदगी यकीनी थी। एक अजनबी पर वो जिस गजबनाक अंदाज में भौंकते, उसका अंदाजा लगाने के लिए अक्ल बीना की जरूरत नहीं थी। नाले का पानी पत्थरों से टकराते और हल्के फुल्के नशेबो फराज से गुजरते हुए धीमी धीमी सरगोशियां कर रहा था। ऐसी सरगोशियां गर्मियों के मौसम में तो बहुत भली लगती हैं, लेकिन सर्दियों में ये खूबसूरत शोर कपकपी तारी कर देता है। पत्थर पानी में मुसलसल पड़े चिकने हो गए थे। उन पर पांव जमाकर नाला उबूर करना थोड़ा दुश्वार गुजार लगा, क्योंकि फिसलने की सूरत में कपड़े गीले होने का अंदेशा था और उस इलाके में मौसम भी किसी कमीने दुश्मन से कम नहीं है। सर्दी किसी की जान लेते वक्त मजहब, इरादा और मकसद नहीं पूछती, बस जो उसकी लपेट में आ जाए उसका काम निपटा देती है। नाला खैरियत से पार करके मैं नाले के बाएं किनारे चलने लगा। मुझे सबसे बड़ी सहूलत वहाँ बिखरी हुई झाड़ियां दे रही थी। उनकी आड़ लेकर चलते हुए दुश्मन की नजरों से ओझल था। आगे जाकर वो नाला बाएं जानिब मुड़ रहा था। उस जानिब 30-35 किलोमीटर के फासले पर उड़ी शहर था। मेरी मंजिल अंबाला का शहर था। कश्मीर की सरहद के साथ जालिंदर वाक़ था और उसके बाद अंबाला आता था। वहां तक मुझे अपनी कोशिश से पहुंचना था। जालिंदर और अंबाला के बारे में अच्छी खासी मालूमात यूनिट के सेकंड इन कमांड और फिर उस्ताद नसीरुद्दीन की वसातत से मुझे मिल चुकी थी, लेकिन जबानी कलामी सुनने और अमली तौर पर वहां पहुंचने में बड़ा फर्क है। नाला मुड़कर 200-300 गज आगे मगर बुलंदी पर इंडिया की एक और पोस्ट थी जो उसी मोड़ की हिफाजत पर मामूर थी। मैं इस पोस्ट के नीचे से होकर गुजरा। वहां बनी हुई पगडंडी इस बात का मजर थी कि वो रास्ता मुसलसल इस्तेमाल में रहता था। ऐसे रास्ते पर चलना इस लिहाज से मुफीद रहता है कि बारूदी सुरंग वगैरह का खतरा नहीं होता। मैं भी उसी रास्ते पर हो लिया। वहाँ काफी झाड़ियां फैली हुई थी। इस पोस्ट की हुदूद से मैं थोड़ा ही आगे बढ़ा हूँगा कि अचानक मेरे कानों में किसी के बोलने की आवाज पड़ी। मैंने फौरन करीबी झाड़ी की आड़ ली और उसके साथ ही नेफे में उड़सा हुआ पिस्टल मैंने हाथ में पकड़ लिया था। झाड़ियों की वजह से दिखाव महदूद हो गया था। अगर मेरे कानों में बातों की आवाज न पड़ती तो यकीनन मेरा इन बोलने वालों से आमना सामना हो गया था। मिनट भर बाद ही आवाज वाजे हो गई थी। मोहन, थोड़ा आहिस्ता चलो यार, ताकि पोस्ट तक पहुंचते हुए हमारी ड्यूटी का वक्त पूरा हो जाए। एक दूसरी आवाज सुनाई दी, 2-3 मिनट आराम कर लेते हैं। सुजीत को तो हर वक्त आराम की पड़ी होती है। ये आवाज पहली 2 आवाजों से मुख्तलिफ थी। ठीक ही तो कह रहा हूँ, आहिस्ता चलने से बेहतर है चंद मिनट बैठकर आराम कर लिया जाए। वो यकीनन सुजीत था जो अपने कहे का दिफा कर रहा था। ये बात करते हुए वो मेरे सामने पहुंच गए थे। मैं उनकी तादाद गिनने लगा था। 5 अफराद थे। 5 ने अपने कंधों से हथियार लटकाए हुए थे। एक ने अपनी पीठ पर बड़ा वायरलेस सेट भी बांधा हुआ था। यकीनन ये पेट्रोलिंग पार्टी थी। कश्मीर की सरहद को दोनों ममालिक पोस्टें बनाकर महफूज नहीं रख सकते थे, क्योंकि बड़े बड़े नाले और पहाड़ी इलाके को जमीनी सरहद की तरह मोर्चे वगैरह बनाकर और कांटादार तार लगाकर अपने कब्जे में करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर सर्दियों में तो यूं भी बर्फ इतनी शदीद होती है कि कई फुट तक इलाके को ढक देती है और कांटेदार तार वगैरह बर्फ के अंदर दबकर अपनी अफादियत खो देती है। वो गपशप करते मेरे सामने से गुजरते चले गए, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे कि अचानक एक झाड़ी से लोमड़ निकल कर भागा।
झाड़ियों की हरकत देखकर एक आदमी चीखा, यहाँ कोई है। किसी ने बेपरवाह अंदाज में उसे तसल्ली दी, कोई जानवर होगा गणेश। गणेश पीछे मुड़ा, 1 मिनट देख तो लूं। उसका रुख उस झाड़ी की तरफ था जिसकी मैंने आड़ ली हुई थी। बदकिस्मती से वो बदबख्त लूमड़ भी उसी जानिब को दौड़ा था। मैंने गैर महसूस अंदाज में पीछे हटना चाहा, मगर देर हो गई थी। मुझे पहले ही 2-3 झाड़ियां छोड़कर छुपना चाहिए था, लेकिन जल्दी में मैं जिस जगह छुपा था वहां बैठा रह गया। मेरे ख्याल में तो वो यूं भी आगे बढ़ रहे थे, इसलिए मजीद रास्ते से हटने की जरूरत नहीं थी। इसमें मेरा कसूर भी इतना ज्यादा नहीं था कि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई लूमड़ आखिरी वक्त पर ऐसी हरकत कर गुजरेगा। मैं भी वहां से गायब होने का कोई तरीका सोच ही रहा था कि एकदम गणेश झाड़ी की ओट से नमूदार हुआ। चांद की मध्यम रोशनी से बढ़कर गणेश के हाथ में पकड़ी हुई ताकतवर टॉर्च ने मेरा भांडा फोड़ा था। कौन हो तुम? उसके मुंह से खौफ और गुस्से की मिलीजुली आवाज बरामद हुई। उसके साथ ही उसने अपने कंधे से लटकी क्लैशनकोफ उतारने की कोशिश की। उसे इस कोशिश में कामयाब होने देना अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत करने के मुतरादिफ था। मैंने बगैर देर किए ट्रिगर दबा दिया। मेरे पास साइलेंसर मौजूद था, मगर इतना वक्त नहीं था कि मैं साइलेंसर पिस्तौल की नाल पर फिट करता। माहौल धमाके की आवाज से गूंज उठा। 2-3 गज के फासले से चलाई हुई गोली के खता जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गो रोशन टॉर्च की वजह से मुझे उसका चेहरा वाजे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका हयूला वाजे था, और गोली चलाने के लिए इतना दिखाव काफी होता है। सर में लगने वाली गोलियों ने उसे चीखने का मौका नहीं दिया था। मैंने मुसलसल 2 मरतबा ट्रिगर दबा दिया था। उसके गिरते ही मैंने एक कदम बढ़ाकर उसकी क्लैशनकोफ उठा ली। उसकी हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च का रुख कुदरती तौर पर उसकी तरफ हो गया था। उसकी यूनिफॉर्म के साथ मुझे 2 हैंड ग्रेनेड लटकते नजर आए। मैंने लगे हाथों वो ग्रेनेड भी उतार लिए और अपनी जेबों में डाल लिए थे। ये करते ही मैं झुके झुके पीछे भागा। किसी की सरासीमा लहजे में आवाज आई, गणेश गोलियां तुमने चलाई हैं। गणेश गरीब जवाब देने की हालत में होता तो बताता। इस मर्तबा एक और खौफजदा आवाज उभरी, गणेश तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं इस दौरान झुके झुके वहां से दूर हटने लगा। किसी ने चीखते हुए कहा, गणेश को गोली लग चुकी है, और उसके साथ ही उसने क्लैशनकोफ का फायर खोल दिया। फजा मुसलसल फायरिंग की आवाज से गूंज उठी थी। मैं बगैर किसी ताखीर के जमीन पर लेट गया और उसी हालत में उनसे दूर हटने लगा। अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर मेरी तरफ से फायर का जवाब न दिया गया तो वो मेरा ताक़ुब कर सकते थे। मैंने रुककर क्लैशनकोफ का कॉकिंग हैंडल खींचकर छोड़ा। इजेक्शन स्लॉट के रास्ते गोली उड़कर दूर जा गिरी। यकीनन राइफल पहले से लोड थी और मेरे कॉकिंग हैंडल खींचने की वजह से पहले से लोड शुदा गोली बाहर निकल गई थी। लेकिन वो वक्त ऐसी बातों पर गौर करने का नहीं था। मैंने सेफ्टी लीवर को सिग्नल राउंड फायर करने की हालत पर लगाया और 2-3 फायर दाग दिए। उसके साथ ही मैं जोरदार आवाज में बोला, अब्दुल्ला फायर मत करो, इन्हें जिंदा पकड़ना है। उसामा तुम वकास के साथ दाएं तरफ से हो जाओ। हमजा तुम्हारे साथ होगा और हारून तुम अबू हुरैरा और खालिद के साथ बाएं तरफ से आगे बढ़ो। इतना कहकर मैंने भारी आवाज बनाकर कहा, जी कमांडर, और खुद पीछे मुड़कर झुके झुके अंदाज में भागने लगा। उसके साथ ही मेरे कानों में किसी की घबराई हुई आवाज आई, भागो। भागते हुए उन्होंने चंद गोलियां फायर की थी, मगर वो उनकी इस्तरारी हरकत थी। तमाम गोलियां बगैर निशाना साधे और किसी हदफ को ताके बगैर चलाई गई थी। भारतीय इतना बहादुर नहीं कि रुककर मुजाहिदीन का मुकाबला कर सकता। मैंने भी जल्दी में होने के बावजूद ऐसे नाम लिए थे जिनसे उमूमन मुजाहिदीन एक दूसरे को पुकारा करते हैं, और ये सब सुनते ही उन्होंने तहकीक करने या कुछ सोचने समझने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन इन चारों बंदों के भागने से खतरा टला नहीं था। मैं इंडिया की हुदूद में दाखिल हो गया था और मुझे यकीन था कि उन्होंने बड़े पैमाने पर फर्जी मुजाहिदीन की तलाश का काम शुरू कर देना है। खैर वो बात की बात है। मैंने दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दी। फिलहाल वहां से गायब होना जरूरी था। मैं तमाम एहतियात बालाए ताक रख कर सरपट दौड़ने लगा। उस इलाके में मौजूद नाले बतदरीज गहराई में उतरते जाते हैं। हल्की हल्की ढलान में मुझे भागने में अगर कोई दिक्कत थी तो बिखरे हुए पत्थरों की वजह से थी। भागते हुए हिंदुओं के इक्का दुक्का की फायर की आवाज अभी तक आ रही थी। अचानक पूरा इलाका रोशनी में नहा गया था। मैं फौरन जमीन पर लेटकर साकिन हो गया। नाले पर तैनात पोस्ट से किसी ने मार्टर गन से रोशनी का गोला फायर किया था। मार्टर का रोशनी का गोला काफी बुलंदी पर जाकर फटता है। रोशनी के गोले के साथ छोटा सा छतरी नुमा कपड़ा लगा हुआ था, इसलिए नीचे गिरते वक्त गोला धीमी रफ्तार में नीचे आ रहा था और इस दौरान उसकी रोशनी से काफी दूर तक के इलाके की देखभाल की जा सकती है। गोले की रोशनी खत्म होते ही मैं एक बार फिर भाग पड़ा। इस दौरान एक और गोला फायर हुआ। उस वक्त तक मैं झाड़ियों के एक घने झुंड में दाखिल हो गया था। इस मर्तबा मैंने रुकने की कोशिश नहीं की थी और आगे बढ़ता गया। वो नाला आगे जाकर 3 शाखों में बट गया था। मैंने बगैर किसी मंतकी सोच के एक नाले का चुनाव किया और आगे बढ़ गया। वो सोचने का वक्त नहीं था। रोशनी के गोले मुसलसल फायर हो रहे थे। उसके साथ ही इन झाड़ियों के झुंड पर तवातुर से गोलियां बरसाई जाने लगी। विकर्स गन से फायर किया जा रहा था
اس کی آواز میں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اور پھر وہاں 2 انچ مارٹر کے گولے بھی فائر کیے جانے لگے۔ جن جھاڑیوں میں سے میں گزر رہا تھا وہ البتہ 2 انچ مارٹر کی زد سے باہر تھی، کیونکہ میری معلومات کے مطابق انڈین آرمی کے پاس موجود 2 انچ قطر کی مارٹر کا زیادہ سے زیادہ رینج بمشکل 750 میٹر ہے۔ اس کے ساتھ ان کے پاس 60 mm مارٹرز بھی موجود ہیں جن کا رینج 1250 میٹر ہے۔ ان دونوں مارٹرز کے مار کے علاقے سے تو میں نکل آیا تھا، لیکن 81 mm مارٹر کے جس کا رینج 5 کلومیٹر تھا اس کی رینج میں اب بھی آ رہا تھا۔ لیکن اتنی عقل تو بہرحال ان میں موجود تھی کہ 81 mm مارٹر کے گولے وہ اپنے علاقے میں فائر نہیں کر سکتے تھے۔ ذرا سی بے احتیاطی سے خود ان کی کوئی اپنی پوسٹ بھی فائر کی زد میں آ سکتی تھی۔ یہاں آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ یہاں انڈین مارٹرز کی رینج بتائی گئی ہے۔ پاکستان آرمی کے پاس موجود انہی ناموں کے مارٹروں کی رینج بالکل مختلف ہے۔ میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ وہ چھوٹی مارٹروں سے اپنی پوسٹ کے قریب موجود جھاڑیوں ہی میں مارٹر اور وکرز کا فائر کرتے رہے۔ دور نزدیک کے علاقے میں بھی روشنی کے گولے فائر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یقیناً وائرلیس سیٹ سے وہ اپنی دوسری پوسٹوں تک یہ خبر پہنچا چکے تھے، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اپنی ایک پوسٹ سے فائر ہوتا دیکھ کر دوسروں نے حفظ ما تقدم کے طور پر روشنی کے گولے فائر کرنا شروع کر دیے ہوں۔ بہرحال کچھ بھی تھا، یہ بات یقینی تھی کہ میں بری طرح پھنس چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی شک سے مبرہ تھی کہ میں اتنی آسانی سے ہتھیار ڈالنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں جھاڑیوں کے جنگل سے باہر آ چکا تھا۔ اب دوڑنے کی بجائے میں نے تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیا تھا۔ میرا سانس دھونکنی کی مانند چل رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے پھیپھڑے منہ کے رستے باہر آ گریں گے۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے میری حالت ہو رہی تھی۔ میں نے لمحہ بھر ٹھہر کر اپنا سانس قابو میں کیا اور پھر چل پڑا۔ وقفے سے فائرنگ کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ جلد ہی انہوں نے علاقے کی تلاشی کے لیے اپنی پارٹیاں نکال دینا تھی۔ اس وقت تک میں اس علاقے سے جتنا دور نکل جاتا اتنا بہتر تھا۔ اچانک مجھ سے چند 100 گز آگے روشنی کا گولا فائر ہوا۔ بغیر کسی شبے وہ 81 mm مارٹر کا گولا تھا، کیونکہ یہ اس سے پہلے فائر ہونے والے گولوں سے ہجوم میں بڑا تھا اور اس کی روشنی بھی زیادہ تھی۔ میں فوراً نیچے لیٹ کر ساکن ہو گیا۔ اس کی روشنی میں دور دور تک کسی بھی چیز کی حرکت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ نیچے لیٹ کر میں بھی اس گولے کی روشنی سے مستفید ہونے لگا۔ حد نگاہ تک نظر آنے والے علاقے کا میں نے اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا۔ دوسرے گولے کے فائر ہونے سے پہلے میں اٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ آگے وہ نالا مزید 2 حصوں میں منقسم ہو گیا تھا۔ جس سمت پوسٹ موجود تھی میں نے اسی سمت سفر جاری رکھا۔ دوسرے نالے میں لازماً آگے جا کر دوسری پوسٹ موجود ہونا تھی اور نامعلوم وہاں سے اس کا فاصلہ کتنا تھا، جبکہ اس پوسٹ کے علاقے کو عبور کرنے کے بعد آگے چند کلومیٹر تک میں دوسری پوسٹ کے درد سر سے بچ سکتا تھا۔ پوسٹ چونکہ 200-300 گز دور ڈھلان پر واقع تھی، اس لیے میں پتھروں کی آڑ لے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ پوسٹ اور میرے درمیان کسی بڑی چٹان آنے کی صورت میں وہ فاصلہ بھاگ کر طے کرتا اور اس کے برعکس ہونے کی صورت میں زمین پر لیٹ کر رینگنے لگتا۔ اچانک کلاشنکوف گرجی۔ گولیوں کی بوچھاڑ اسی سمت آئی تھی جہاں میں موجود تھا۔ بلا شک و شبہ نائٹ ویژن سائٹ میں میری حرکت نظر آ گئی تھی۔ اب اس سمت سفر جاری رکھنا بے وقوفی تھی۔ میں فوراً 25-30 گز دور نالے کے موڑ کی طرف بڑھا، لیکن زمین سے اٹھنے کی غلطی میں نے نہیں کی تھی۔ چند قدم دور پتھر کی ایک بہت بڑی چٹان موجود تھی۔ اس کی آڑ لے کر میں اس نالے میں گھس سکتا تھا، جس میں داخل ہونا میں نے پہلے نامناسب سمجھا۔ چٹان کی آڑ میسر آتے ہی میں سرپٹ بھاگا۔ اس وقت روشنی کا گولا فائر ہوا، لیکن روشنی پھیلتے تک میں دوسرے نالے میں مڑ کر اوجھل ہو گیا تھا۔ اب میں نے پھر بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ موڑ کے سرے کی طرف مجھے مسلسل فائر کی گونج سنائی دیتی رہی۔ میں چوکنے انداز میں آگے بڑھتا رہا۔ اس جگہ نظر آنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا پچھلا سفر بیکار گزرا تھا۔ دشمن میرے سفر کی سمت کو جان چکا تھا۔ اس کے ساتھ میں کتنا سفر کر چکا تھا یہ بھی اسے معلوم ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے انہیں میرے اکیلا ہونے کے بارے میں بھی معلوم ہو گیا ہو، کیونکہ جس آخری پوسٹ کے قریب میری حرکت دیکھی گئی تھی لازماً انہیں صرف ایک آدمی ہی نظر آیا ہوگا۔ گویا یہ حتمی بات نہیں تھی۔ وہ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ وہ فرضی مجاہدین مختلف سمتوں میں فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قدموں کی رفتار سے زیادہ میری سوچیں مختلف قسم کے مفروضوں میں الجھی ہوئی تھیں۔ پاؤں جلد از جلد اس جگہ سے دور ہونے میں میری مدد کر رہے تھے اور دماغ کوئی بہتر حل سوچنے میں مسلسل سرگرداں تھا۔ موڑ سے تھوڑا دور آنے پر گھنی جھاڑیاں اور درخت شروع ہو گئے تھے۔ درختوں کی وجہ سے چاند کی روشنی بھی کارآمد نہیں رہی تھی، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں ٹارچ جلانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ ٹارچ کی روشنی بہت دور سے نظر آ جاتی ہے اور ایسی حالت میں کہ دشمن میری موجودگی سے باخبر تھا۔
टॉर्च रोशन करना आ बैल मुझे मार की कहावत का अमली सबूत देना था। मैं ठोकरें खाता, झाड़ियों से उलझता आगे बढ़ता रहा। रुकने का खतरा मैं किसी सूरत मोल नहीं ले सकता था। मुझे इल्म था कि सुबह पहली रोशनी के साथ ही ये सारा इलाका इंडियन आर्मी ने घेर लेना है। ऐसा करना उनके लिए इसलिए भी आसान था कि वहाँ चारों अतराफ उनकी पोस्टें फैली हुई थीं। अपनी पोस्टों की आधी नफरी ही नीचे नालों में तैनात करने से वो आने जाने के ज्यादातर रास्ते बंद कर सकते थे। ऐसा होने की सूरत में मैं लंबे अरसे के लिए महबूस हो जाता। मेरे पास इतना राशन मौजूद नहीं था कि मैं ज्यादा वक्त किसी पोशीदा मकाम पर गुजार सकता। यूं भी सर्दी की वजह से रजाई के बगैर रात गुजारना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तरीन जरूर था, और ऐसा भी अपने पास मौजूद गर्म कपड़ों की बिना पर कह रहा हूँ, वरना उस सर्दी में रात गुजारना इजराइल से मुआनका करने के मुतरादिफ था। इन्हीं सोचों में उलझा मैं लंबे कदम उठाता आगे रवाना हुआ। उस नाले में न तो कोई मोड़ आया था और न कहीं नाले की जेली शाख नजर आई थी। दोनों अतराफ की चढ़ाइयां भी काफी दुश्वार गुजार थीं, और रात की वजह से तो वो चढ़ाइयां और भी सख्त और दुश्वार गुजार नजर आ रही थीं। अचानक मुझे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। हवा के दोष पर वायरलेस सेट के स्पीकर से निकलती आवाज मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। एकदम नीचे बैठकर मैंने अपने कान आवाज की समत लगा लिए। आवाज इतनी वाज़ेह नहीं थी, मैं उनकी बात समझ पाता। मैं बैठे बैठे ही उस समत को बढ़ने लगा। जल्द ही वाज़ेह आवाज मेरे कानों में आने लगी। यकीनन वायरलेस सेट वाले ने आवाज को धीमा रखा हुआ था, लेकिन रात के सन्नाटे में फिर भी काफी दूर तक आवाज जा रही थी। मेरी समात में पहला मुकम्मल फिक्रा पड़ा था, नहीं और बंदों की जरूरत नहीं है, इतने ही काफी हैं, ओवर। ठीक है सर, हम तैयार बैठे हैं, ओवर। वहाँ मौजूद आदमी ने निस्बतन धीमे लहजे में जवाब दिया था। वायरलेस सेट की सबसे बड़ी खामी यही है कि उस पर बातचीत करते वक्त ऊंची आवाज से बात करना पड़ती है। इस तरह दूसरी तरफ से आने वाली आवाज भी अच्छी खासी बुलंद होती है, और आवाज के कम तरीन दर्जे में भी मोबाइल फोन के स्पीकर ऑन होने जितनी आवाज जरूर सुनाई देती है। लेकिन उस वक्त वायरलेस सेट की वो खामी मेरे लिए रहमत का बायस बनी थी। शहरी इलाकों में ऑपरेशन वगैरह करने के लिए अब वायरलेस के साथ एयरफोन का इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से दूसरी तरफ से आने वाली आवाज को फकत इस्तेमाल करने वाला ही सुन सकता है। वायरलेस पर आवाज आई, और जरूरी नहीं कि एक बंदा हो। एक बंदा तो हमें नजर आया है, हो सकता है ज्यादा अफराद हों। हम पीछे से आ रहे हैं, तुमने आगे गुजरने नहीं देना और जंगल से बाहर घात लगानी है। दूसरी सूरत में वो दरख्तों की आड़ लेकर भी वहां से निकल सकते हैं, ओवर। दूसरी जानिब से दी जाने वाली तमाम हिदायत मुझे बगैर किसी दुश्वारी के सुनाई दे रही थीं। हम जंगल के सिरे पर ही मौजूद हैं सर, ओवर। ठीक है, वहीं इंतजार करो, आगे नहीं आना, और अपने आदमियों को आड़ में रखना। ये न हो हमारी तरफ से चलाई गई गोलियों का निशाना अपने आदमी बन जाएं, ओवर। दूसरी आवाज आई, हम मुख्तलिफ पत्थरों और चट्टानों की आड़ में हैं सर, ओवर। कैप लिसनिंग, ओवर एंड ऑल। वायरलेस से आवाज आना बंद हो गई थी। मैं चूहेदान में फंस गया था। आगे दरिया, पीछे खाई। उस वक्त 100% मुझ पर मुंतबिक हो रही थी। मेरे ताक़ुब में आने वालों की तादाद 10-12 से ज्यादा ही होना थी। इसी तरह सामने भी इतने आदमी तो लाजमी तौर पर मौजूद होना थे। ऐसी सूरत में मेरा बच जाना एक करामत ही होती, लेकिन मैं हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकता था। मैंने फैसला करने में चंद मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगाया था। हतमी फैसले पर पहुंचते ही मेरे कदम चढ़ाई की तरफ उठने लगे। चढ़ाई का सफर यूं भी बहुत मुश्किल होता है, और वो चढ़ाई तो बहुत दुश्वार गुजार थी। वो पहाड़ी उबूर करके अगर मैं दूसरी जानिब उतरता तो किसी महफूज मकाम तक पहुंच सकता था। दरख्तों और झाड़ियों की आड़ ने ज्यादा देर तक मेरा साथ नहीं देना था। दरख्तों की आड़ से निकलते ही चढ़ाई मजीद सख्त हो गई थी। पहले तो मैं ऊपर चढ़ने के लिए झाड़ियों वगैरह की मदद लेता रहा, लेकिन अब ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं थी जिसका सहारा लेकर मैं ऊपर चढ़ता। क्लैशनकोफ की स्लिंग मैंने सर से गुजार कर क्लैशनकोफ पीछे लटका ली थी। पहाड़ी इलाका उबूर करने तक मैं उस क्लैशनकोफ को फेंकना नहीं चाहता था। हाथों की मदद से पत्थर के बाहर को निकले हुए नोकीले सिरे पकड़कर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खिसकना शुरू कर दिया। अगर मेरा हाथ फिसल जाता तो मेरा बचना मुहाल था। मैं दरख्तों की आड़ से निकलकर चंद ही गज ऊपर चढ़ा हूँगा कि मेरी समातों में क्लैशनकोफ के ब्रस्ट की आवाज गूंजी। मैं खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया, चल भाई शानी, तेरा वक्त पूरा हुआ। उसी वक्त 2-3 और ब्रस्ट चलाए गए, लेकिन कोई भी गोली मुझे न छू सकी। मैंने नीचे की तरफ नजर दौड़ाई। उसी वक्त एक और क्लैशनकोफ गरजी। आवाज की समत का अंदाजा करते ही मेरा रुका हुआ सांस इत्मीनान भरे अंदाज में खारिज हुआ। मेरी तलाश में सरगर्दा दुश्मन घनी झाड़ियों और शक वाली जगह पर अपना एमुनिशन फूंक रहा था। मैंने दोबारा अपना सफर शुरू कर दिया। दुश्वार गुजार चट्टान पर चढ़कर आगे 50-60 कदमों का सफर पहली चट्टान की निस्बत आसान था। वहाँ बर्फ भी बिखरी पड़ी थी। मैं आगे को झुककर बुलंदी सर करने लगा। फायर की आवाज आना बंद हो गई थी। मेरे कदमों में तेजी आ गई थी।
क्योंकि मुझे जंगल में न पाकर उनका ख्याल दाएं या बाएं मौजूद बुलंदी की तरफ जा सकता था। गो चढ़ाई बहुत दुश्वार गुजार थी, लेकिन जहां तक दरख्तों की हुदूद मौजूद थी वहां तक मुझे ढूंढने के लिए वो आ सकते थे। जल्द ही मेरे अंदेशों ने हकीकत का रूप धार लिया था। इस मर्तबा पहाड़ी के करीबन दरमियान में क्लैशनकोफ का ब्रस्ट चलाया गया था। उस वक्त तक मैंने आसान रास्ता तय कर लिया था। आगे फिर खड़ी चट्टान थी। उस चट्टान की जड़ में मैं आगे बढ़ने लगा ताकि कहीं भी ऐसी जगह नजर आए जहां से ऊपर जाना मुमकिन हो सके तो कोशिश करूं। मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा था। गो वो जगह भी ऐसी थी कि आम हालात में उस पर पांव धरने की जुर्रत मैं खुद भी नहीं कर सकता था, लेकिन उस वक्त मेरी जान पर बनी हुई थी और जब मामला आर पार वाला हो तो बड़े बड़े खतरे मोल ले लिए जाते हैं। जेब से मजबूत और तेज धार खंजर निकालकर मैंने मुंह में पकड़ लिया था, क्योंकि बाज जगहों पर हाथ पकड़ने के लिए कोई नोकीली जगह या दरार न मिलती तो मैं उस खंजर को किसी तंग दर्ज में घुसाकर हल्का सा आसरा हासिल कर सकता था। 7-8 गज की उस चट्टान को सर करते मुझे दांतों पसीना आ गया था। अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए मैंने दस्ताने उतार कर जेब में डाल लिए थे और उस वक्त यूं लग रहा था जैसे मेरे हाथ मेरे जिस्म का हिस्सा न हो। सर्द चट्टान के मुसलसल लम्स ने मेरे हाथों में ऐंठन शुरू कर दी थी। चट्टान पर चढ़ते ही मैंने हाथों को आपस में जोर से रगड़ने लगा। मिनट भर ये वजीफा जारी रखने के बाद मैंने जेब में रखे गर्म दस्ताने निकाल कर पहन लिए। उसके बाद पहाड़ी की चोटी तक कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं थी कि मुझे दस्ताने उतारने की जरूरत पड़ती। 30-35 कदमों का सफर तय करके मैं ऊपर पहुंचा। तलाश करने वाली पार्टियां पहाड़ की उस बुलंदी तक पहुंच गई थीं, जहां दरख्तों का सिलसिला खत्म हो रहा था। इसका अंदाजा मुझे उनके किसी झाड़ी पर फायर करने से हुआ। वहां पर मैं उन पार्टियों की कार्रवाई से बिल्कुल महफूज था, क्योंकि जिस चट्टान को सर करके मैं ऊपर चढ़ा था उसे आम हालात में सर करने के लिए कोह पैमाई का सामान होना जरूरी था। मैंने भी बस जान का खतरा मोल लेते हुए उसे उबूर करने की कोशिश की थी। उसे उबूर न करने की सूरत में भी मेरे लिए मौत थी और कोशिश करके मरना हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कहीं बेहतर है। इस तरह कम से कम दिल में कोई हसरत तो बाकी नहीं रहती। स्काई लाइन से नीचे होकर मैं पहाड़ की बुलंदी ही पर आगे बढ़ गया। स्काई लाइन वो जगह है जहां पस मंजर में कोई चीज मौजूद ना हो और सिर्फ आसमान हो। ऐसी सूरत में वहां मौजूद किसी भी आदमी की हरकत को दूर से बहुत आसानी से देखा जा सकता है। मेरी हरकत कंसर्टीना वायर को देखकर रुकी थी। तार की मौजूदगी ये बताने के लिए काफी थी कि वहां से 100-200 गज के फासले पर इंडिया की कोई पोस्ट मौजूद थी। हालात जिस किस्म के बन चुके थे उनमें पोस्ट के लोगों को गाफिल समझना एक हिमाकत थी। कंसर्टीना वायर आधे से ज्यादा बर्फ में छुपी हुई थी और उसे उबूर करना चंदा दुश्वार नहीं था, लेकिन मैं पोस्ट के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैं दाएं जानिब से उस पहाड़ी पर चढ़ा था। कंसर्टीना वायर के साथ साथ ही मैं बाएं जानिब नीचे उतरने लगा। बारूदी सुरंगी कते को उमूमन बार्ब्ड वायर लगाकर जाहिर किया जाता है। गो हमारा दुश्मन जिस घटिया ज़हनियत का मालिक है उससे ये बैद है कि वो जनीवा मुआहिदे के मुताबिक बारूदी सुरंगी कते की निशानदही बार्ब्ड वायर से करे, लेकिन ये उनकी फॉरवर्ड पोस्ट नहीं थी। यहाँ दुश्मन के लिए नहीं तो अपने आदमियों की निशानदही के लिए उसे बारूदी सुरंगी कते की निशानदही करना जरूरी था। इसके अलावा कई फुट पड़ी बर्फ भी आर्जी तौर पर बारूदी सुरंगों को नाकारा कर देती है, क्योंकि बर्फ की मोटी तह की वजह से बारूदी सुरंग पर मतलूबा दबाव नहीं पड़ता और दबाव न पड़ने की सूरत में बारूदी सुरंग नहीं फटती। मैं तार से बाहर रहकर नीचे उतरने लगा। दूसरी जानिब भी उतराई काफी दुश्वार थी, लेकिन उतनी नहीं कि मेरी हरकत रोक सकती। थोड़ा सा नीचे होते ही इक्का दुक्का दरख्त और झाड़ियां शुरू हो गई थीं। मैंने मुकम्मल नाले में उतरे बगैर पहाड़ी के दरमियान रहते हुए आगे का सफर शुरू कर दिया। घड़ी पर निगाह दौड़ाने पर मुझे सुबह के 3 बजते नजर आए। मैंने 10 बजे अपना सफर शुरू किया था। गोया मुझे मुसलसल हरकत करते 5 घंटे गुजर चुके थे। रोशनी फैलने में 2-2.5 घंटे गुजर गए थे और इस मुख्तसर वक्त में मुझे किसी महफूज मकाम पर पहुंचना जरूरी था। अचानक मेरे कानों में शदीद फायरिंग की आवाज आई। 3-4 क्लैशनकोफें इकट्ठी ही गरजी थीं। शायद किसी जंगली जानवर की कमबख्ती आई थी। फायर का दौरानिया कुछ ज्यादा नहीं रहा था। जल्द ही फायर रुक गया था। गोया मेरा अंदाजा सही था कि किसी गीदड़ या लूमड़ वगैरह की हरकत के बायस झाड़ियां हिली थीं और बहादुर भारतीयों ने फायर खोलने में देर नहीं लगाई थी। मैंने हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर पिस्टल की नाल पर साइलेंसर भी चढ़ा लिया था। थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे बाएं तरफ काफी दूर रोशनी के 2-3 गोले बुलंद होते दिखाई दिए, लेकिन वो वहां से काफी फासले पर थे। थोड़ी सी दबी हुई जगह आई, गोया कि कोई छोटा सा नाला हो। मुझे अच्छी खासी प्यास महसूस हो रही थी। उस दबी जगह में चश्मे की मौजूदगी यकीनी थी और बदकिस्मती ये थी कि बर्फ ने चश्मे को अपने नीचे दबाया हुआ था। नाले में उतरकर मुझे पानी जरूर मिल जाता, लेकिन जरूर पानी के हुसूल के लिए नाले में उतरना मुझे कब गवारा हो सकता था। एक अच्छे स्नाइपर में इससे कई गुना ज्यादा प्यास बर्दाश्त करने का हौसला मौजूद होता है।
मैं एक अच्छा स्नाइपर हूं या नहीं इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता, अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं कि मुझ में भूख प्यास बर्दाश्त करने का मादा वाफिर मिकदार में मौजूद है। मैं उसी सीधाई में चलता रहा। रोशनी होने के खौफ ने मुझे रफ्तार बढ़ाने पर मजबूर कर दिया था। मेरी बदकिस्मती के दरख्तों की हद अचानक खत्म हो गई। उसके बाद दरख्तों के कटे हुए तनों ने मुझे चौकन्ना कर दिया था। वहां से दरख्त और झाड़ियां काटने का मकसद यही था कि करीब कोई पोस्ट मौजूद थी। उस इलाके में दरख्तों की कटाई 3 मकसद से की जाती है: मोर्चों और रिहायशी बंकर्स की तामीर के लिए, जलाने के लिए और फील्ड ऑफ साफ करने के लिए। और वहां मुझे मौखर जिक्र बात सही लगी क्योंकि दरख्त बहुत ज्यादा काटे गए थे और ज्यादातर दरख्तों के खुश्क तने वहीं मौजूद थे। दरख्तों की आड़ से बाहर आने की बजाय मैं नीचे नाले में उतरने लगा। थोड़ा सा उतरते ही मुझे अपने सफर करने की समत हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वहां एक और पोस्ट मौजूद थी। मैं दरख्तों की आड़ लेकर नीचे उतरता रहा। नीचे उतरते हुए मेरी कोशिश थी कि झाड़ियों और पत्थरों वगैरह का शोर न हो। ज्यादातर पत्थर तो बर्फ में दब गए, लेकिन जिस जिस जगह बर्फ हट गई थी वहां बहरहाल ये खतरा मौजूद था और खड़ी ढलान में यूं भी बर्फ जल्द खत्म हो जाती है। मैं 15-20 मिनट में नीचे पहुंच गया था। ये नाला दूसरे नालों की निस्बत तंग था। पानी के हल्के शोर ने मुझे प्यास का एहसास दिलाया और मैं दस्ताने उतारकर ओक से पानी पीने लगा। पानी काफी ठंडा था। उस इलाके में ऐसे काफी चश्मे मिल जाते हैं जिनका पानी गर्म होता है, लेकिन वो नाले का पानी था। इसमें मुख्तलिफ चश्मों के पानी के साथ पिघली हुई बर्फ का पानी भी शामिल था। पानी पीकर मैंने झोले से प्लास्टिक की वाटर बॉटल निकाल कर भरी और नाले की जड़ में दबे कदमों आगे बढ़ने लगा। 500-600 गज का इलाका मेरे लिए बहुत खतरनाक था। किसी महफूज मकाम तक पहुंचने के लिए उस पोस्ट का इलाका उबूर करना नागुज़ीर हो गया था। रोशनी होते ही दूसरी तरफ के नाले में मौजूद मेरी तलाश में सरगर्दा अफराद को मेरे फरार की समत मालूम हो सकती थी। 50-60 गज का इलाका ऐसा था जहां मैं पैदल चलकर आया था। वहां बर्फ कतरे सख्त थी और मेरे पांव उसमें धंसे नहीं थे, लेकिन करीब से देखने पर ऐसे निशान जरूर नजर आ जाते जिससे उन्हें मालूम हो जाता कि मैं उस रास्ते से भागा हूँ। वो पोस्ट नाले से 50-60 गज ही ऊपर बनाई गई थी। चांद पहाड़ के पीछे गायब हो गया था। रात के अंधेरे के साथ दरख्तों के घने पत्ते और नाले के तंग होने की वजह से दाएं बाएं मौजूद पहाड़ की ढलानें अंधेरे में इजाफा कर रही थी। मैं काफी देर से अंधेरे में चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद बमुश्किल 2-3 गज के फासले पर मौजूद बड़ी चट्टान या दरख्तों के तनों का हयूला वगैरह ही देख पा रहा था। संतरी भी मुझे टॉर्च जलाकर या नाइट विजन साइट की मदद से ही देख सकता था। दूसरी सूरत में मुझे नहीं देखा जा सकता था। इसी तरह एहतियात से आगे बढ़ते हुए मैं ऐसी जगह पहुंच गया था जहां से मुझे पोस्ट की हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी थी। 20 कदम मजीद लेकर मैंने पोस्ट के मुतवाजी आ जाना था और फिर उससे आगे मैं तेजी से सफर कर सकता था। मैं मजीद नाले की जड़ में होकर आगे बढ़ा। अचानक मेरा पांव किसी चीज में उलझा। मैं किसी झाड़ी की टहनी समझते हुए पांव को झटका दिया। मेरा पांव आजाद हुआ और अगले ही लम्हे पूरा माहौल रोशनी से नहा गया था। मैं बगैर किसी ताखीर के नाले की जड़ में लेट गया। मैं दुश्मन के जाल में फंस चुका था। नाले की तंगी से फायदा उठाते हुए उन्होंने वहां ट्रैप फ्लेयर लगा दी थी। ये एक बारीक सी तार होती है जो किसी भी रास्ते पर यूं लगाई जाती है कि आते हुए दुश्मन का पांव उलझने पर तार कट जाए। तार कटते ही ट्रैप फ्लेयर एक लम्हे में जल जाता है और सारा माहौल रोशनी से नहा जाता है। ट्रैप फ्लेयर इस्तेमाल करने वालों ने ऐसी जगह पर पहले से अपने खुदकार हथियार फिक्स किए होते हैं। ट्रैप फ्लेयर के चलते ही हथियारों के करीब मौजूद संतरी फायर खोल देता है। उस वक्त भी यही हुआ था। ट्रैप फ्लेयर के चलते ही विकर्स गन का फायर मुसलसल वहां आने लगा। उसके साथ ही उन्होंने नारे लगाते हुए क्लैशिनकोफों के धाने भी खोल दिए थे। मुझ पर जैसे कयामत टूट पड़ी थी। मैं उसी तरह जड़ ही में लेटा रहा था। अगर मैं अपना सर जरा सा भी ऊपर उठाता गोली मुझे लग जाती। एक बुनियादी गलती उनसे ये हुई थी कि उन्होंने नाले के दूसरे किनारे पर अपने आदमी नहीं बिठाए थे। अगर वो ऐसा कर लेते तो यकीनन आज मैं ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा न बचता। ट्रैप फ्लेयर की रोशनी लम्हाती होती है। रोशनी खत्म होते ही दोबारा अंधेरा छा गया था और इस मर्तबा अंधेरा कुछ ज्यादा ही लग रहा था कि रोशनी होने के बाद अंधेरा ज्यादा महसूस होता है। अंधेरा होते ही किसी के चीखने की आवाज आई थी कि मर गया है कि जिंदा है। किसी दूसरे ने मशवरा दिया इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर करो। इन बातों के दौरान एक लम्हे के लिए फायर रुका और मैंने वो जगह छोड़ने में 1 सेकंड भी न लगाया था। मैं चंद कदम ही ले सका था कि अचानक ठक की आवाज आई। मैं उस आवाज को अच्छी तरह पहचानता था। उन्होंने मार्टर का रोशनी वाला गोला फायर किया था। मार्टर का गोला एकदम नहीं फटता, उसे मुकम्मल बुलंदी तक जाते हुए 2-3 सेकंड लगते हैं। इसलिए ठक की आवाज सुनने के बाद भी मैंने 4-5 कदम मजीद भी ले लिए थे। रोशनी के फैलने से पहले मैं पोस्ट के बिल्कुल मुतवाजी पहुंच गया था।
इस मर्तबा मुझे जो जगह मिली थी वहां मैं बैठकर जवाबी फायर भी कर सकता था। नाले की बिल्कुल जड़ में सिमट कर मैंने क्लैशनकोफ गले से निकाल कर हाथ में पकड़ ली थी। क्लैशनकोफ पहले से कॉक थी, सिर्फ सेफ्टी लगी हुई थी। सेफ्टी लीवर सिंगल राउंड की पोजीशन पर करके मैंने सर उभार कर पोस्ट की तरफ देखने लगा। कोई नजर नहीं आ रहा है, शायद वो भाग गया है। एक आदमी ने मोर्चे से आगे बढ़कर मुझे उस जगह ढूंढने की कोशिश की जहां मैं उससे पहले पड़ा हुआ था। उस वक्त वो मेरे लिए एक आसान हदफ की सूरत में सामने खड़ा था और ऐसी जगह पर खड़े होकर उसका बचकर वापस लौट जाना मेरे लिए गाली से कम नहीं था। 50-60 गज के फासले पर एक स्नाइपर को निशाना साधने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लैशनकोफ को सीधा करते ही मैंने ट्रिगर दबा दिया था। धमाके की आवाज के साथ उसकी चीख भी शामिल थी। गोली उसे छाती में लगी थी। दर्द भरी आवाज निकालते हुए वो वहीं ढेर हो गया था। किसी ने चीख कर कहा, मोर्चे में हो जाओ, मोर्चे में हो जाओ। उसके साथ ही विकर्स गन गरजी, मगर मैं निशाना नहीं था। जिस किसी ने भी फायर किया था वो उजलत में गन को मेरी समत मोड़ भी नहीं सका था। उसके साथ ही रोशनी का गोला जमीन पर गिर चुका था। मैंने जेब से हैंड ग्रेनेड निकाल कर ऊपर की तरफ उछाला। मुझे मालूम था कि इस ग्रेनेड के फटने से उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला, लेकिन उसके डर से वो मेरा पीछा नहीं कर सकते थे। जोरदार धमाके के साथ किसी के चीखने की आवाज आई, इसके पास हैंड ग्रेनेड है, नीचे हो जाओ। मैंने उनकी समत मजीद 2-3 सिंगल राउंड फायर किए और झुके झुके अंदाज में वहां से दूर हटने लगा। किसी ने चीखते हुए हुक्म दिया, सेक्टर नंबर 2 को कॉल करके मदद मांगो। उसके साथ ही मुसलसल गोलियां चलना शुरू हो गई थीं। वो मोर्चे में छुपकर मुसलसल नाले में फायर कर रहे थे। मेरे पास ना तो इतना एमुनिशन और ना ही इतना वक्त के वहां रुककर उनका मुकाबला करता। वो अकेली पोस्ट नहीं थी, उन्हें वो जगह घेरने में थोड़ी देर ही लगना थी और मैं खुदकुश हमलावर भी नहीं था कि मुझे उनकी कुमक की परवाह न होती। पोस्ट से थोड़ा दूर आते ही मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन इस भागने वाले फैसले पर मैं ज्यादा देर अमल न कर सका। दरमियानी जिसामत के एक पत्थर से ठोकर खाकर मैं घुटनों के बल गिरा। घुटनों को अच्छी खासी चोट लगी थी। 1-2 मिनट घुटनों को जोर जोर से मलने के बाद मैं खड़ा हुआ और लंबे कदमों से आगे बढ़ने लगा। फायरिंग की तेज आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। एक और रोशनी का गोला फजा में बुलंद हुआ। उसकी रोशनी में मुझे उस नाले की एक शाख दाहिनी जानिब मुड़ती नजर आई, जबकि दूसरी शाख सीधा आगे जा रही थी। मैंने मुड़ने की बजाय सीधा आगे निकलने को तरजीह दी थी। सीधा जाने वाला नाला आगे जाकर चौड़ा होना शुरू हो गया था। उसके साथ वहां काफी झाड़ियां भी बिखरी थी। मुझे रोशनी के चंद और गोले फजा में बुलंद होते नजर आए, लेकिन नाले में मौजूद झाड़ियों की वजह से मैंने रुकने की जरूरत महसूस नहीं की थी। नाला आहिस्ता आहिस्ता हमवार होना शुरू हो गया था और पहले जो मुसलसल उतराई शुरू हुई थी वो खत्म हो गई थी। हमवार जगह पर मैंने अपनी रफ्तार थोड़ी और बढ़ा ली थी। मैं आखिरी मुठभेड़ होने वाली पोस्ट से 1.5 किलोमीटर दूर आया हूँगा कि अचानक मुझे सामने से टॉर्चों की रोशनी नजर आई। वो 100-150 गज दूर होंगी। उनके आने के अंदाज से महसूस यही हो रहा था कि उन्हें कहीं पहुंचने की जल्दी है। पोस्ट की जानिब से भी अभी तक इक्का दुक्का फायर की आवाज आ रही थी। उनके करीब पहुंचने से पहले मैं नाले के एक किनारे में हो गया था। झाड़ी में छुपने की बजाय मैंने एक बड़े पत्थर की आड़ लेना ज्यादा बेहतर समझा था, क्योंकि किसी भी शक की बिना पर उनके फायर खोलने की सूरत में झाड़ी मुझे फायर से हिफाजत मुहैया नहीं कर सकती थी। उसके बरक्स पत्थर मुझे नजरी आड़ के साथ हिफाजत भी मुहैया कर रहे थे। वो 10-12 आदमी थे। एक दूसरे को जल्दी चलने की तलकीन करते हुए वो अतराफ का सरसरी जायजा लेते हुए आगे निकलते चले गए। वो उस पोस्ट की मदद को जा रहे थे। यकीनन उनके तई मुजाहिदीन ने उनकी पोस्ट पर हमला किया था। शुरू में मेरी जिन आदमियों के साथ मुठभेड़ हुई थी और उन्हें मैंने जिस गलत फहमी में मुब्तला किया था, अब तक वो गलत बयानी मुझे फायदा दे रही थी। उस पार्टी के 20-25 कदम दूर जाते ही मैं पत्थर की आड़ से निकलकर आगे बढ़ गया। इतना अंदाजा तो बहरहाल मुझे था कि उनकी पोस्ट करीब ही थी, लेकिन उस नाले में उनके गुजर जाने की वजह से अब उस नाले पर किसी का शक ही नहीं था। मजीद आध किलोमीटर आगे जाने पर मुझे नाले के बाएं तरफ ऊंचाई पर रोशनी की झलक नजर आने लगी। मैं रुकने की बजाय उसी तरफ आगे बढ़ता गया। पोस्ट नाले से काफी बुलंद थी। मैं झाड़ियों की आड़ लेकर आगे निकलता चला गया। पोस्ट से 50-60 गज आगे आते ही हल्की हल्की रोशनी फैलना शुरू हो गई थी। मैंने दोबारा भागना शुरू कर दिया। रोशनी में इजाफे के साथ मेरी रफ्तार में भी इजाफा होता जा रहा था। मेरी नजरें गाहे गाहे इर्द गिर्द की पहाड़ियों का जायजा लेकर रस्ते पर मरकूज हो जाती। नाले में बिखरे हुए पत्थर से टकरा कर गिरने का तजुर्बा अगर मेरे जहन से महव हुआ भी था तो घुटनों को अच्छी तरह याद था। मलगजा उजाला फैलते ही मेरी नजर नाले के एक किनारे बने हुए कच्चे रस्ते पर पड़ी। रस्ते के दाएं बाएं भी घनी झाड़ियां मौजूद थीं, इसलिए मुझे उस रस्ते पर सफर करने में कोई कबाहत नजर न आई। रोशनी बढ़ती जा रही थी और मेरी नजरें किसी मुनासिब जगह की तलाश में सरगर्दा थीं। हल्का सा नशेब आया। नाला शुमाल मशरिक की जानिब मुड़ा और मुझे ठिठक कर रुक जाना पड़ा। आगे अच्छी खासी आबादी नजर आ रही थी। वहां मुझे पनाह मिल सकती थी, लेकिन ऐसी जगहों पर किसी अजनबी का छुपना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वहां सयाह वगैरह तो आने से रहे। ले दे के मकामी लोग होते हैं जो एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं।
अगर इंडियन आर्मी वहां घर घर तलाशी लेने पर तुल जाती तो यकीनन मेरे साथ मेरे मेजबान की भी शामत आ जाती, बल्कि मुमकिन था कि काफी बेगुनाह उनके जुल्म की लपेट में भी आ जाते। जुनूब की समत मौजूद पहाड़ी पर मुझे काफी घना जंगल नजर आ रहा था। आबादी से 300 गज जुनूब मगरिब की तरफ वो जंगल शुरू हो जाता था। मैंने उसी जंगल का रुख किया। कच्ची सड़क से उतरकर मैं उस ट्रैक की तरफ बढ़ गया। अभी तक उस छोटे से गांव में जिंदगी सोई हुई थी। बस इक्का दुक्का घरों से उठता धुआं इस बात का मजर था कि वो घर गैराबाद नहीं थे। चौड़ा नाला उबूर करके मैं दूसरी तरफ मौजूद जंगल में दाखिल हुआ और बुलंदी का सफर तय करने लगा। मेरी नजरें किसी मुनासिब जगह की तलाश में थीं। मैंने वहां पूरा दिन गुजारना था। इसके लिए जरूरी था कि कोई ऐसी जगह होती जो आरामदेह होने के साथ साथ महफूज भी होती। ये और बात कि स्नाइपर अपनी कमीनगाह चुनते वक्त छुपाव को आराम पर तरजीह देता है। जल्द ही मुझे ऐसी झाड़ियों का झुंड नजर आ गया था। अपने झोले से तेजदार खंजर निकालकर मैंने वहां मौजूद झाड़ियों से अपने मतलब की टहनियां काटना शुरू कर दी। घंटा भर बाद ही मेरे पास टहनियों का ढेर लग गया था। मैं उन टहनियों से अपने लिए मचान बनाने लगा। गो उमूमी तौर पर स्नाइपर बुलंद दरख्तों पर मचान बनाते हैं ताकि दूर दूर तक इलाके पर नजर रखी जा सके और फायर करते वक्त कोई रुकावट भी नजर न आए। लेकिन वहां मेरा मकसद किसी हदफ को निशाना बनाना नहीं था कि मैं ऊंचा दरख्त चुनता। उसके अलावा ये भी मसला था कि वहां दरख्त बहुत ऊंचे होते हैं। चीड़ दियार के दरख्तों पर तो मचान बनाई ही नहीं जा सकती, और जिन दरख्तों पर मचान बनाई जा सकती है वो भी ऐसी कि उसमें बमुश्किल बैठा जा सकता है। और मेरा बैठने का इरादा नहीं, लेटने का था। मजीद घंटा भर की मेहनत से मैं मचान बनाने में कामयाब हो गया था। धूप अच्छी तरह निकल आई थी और मचान के ऊपर बराह रास्त धूप पड़ रही थी। अपना झोला सर के नीचे रख कर मैं लेट गया। सारी रात दौड़ने भागने में गुजर गई थी। जिस जगह दुश्मन से आखिरी मुठभेड़ हुई थी वो जगह भी काफी पीछे छोड़ आया था। इस सारे इलाके की तलाशी लेना इतना आसान भी नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वो मेरी तलाश में चंद पार्टियां निकाल सकते थे। इन पहाड़ी बुलंदियों को सर करके और तमाम जंगलों को छान के किसी एक या चंद आदमियों को ढूंढ निकालना भूसे के ढेर से सुई ढूंढने के मुतरादिफ था। अलबत्ता अगर उन्हें मेरे छुपने की जगह के बारे में मालूम हो जाता तो फिर मेरा निकलना मुहाल था, क्योंकि इस जंगल को घेरे में लेकर बारीक बीनी से तलाशी करते और मेरा पकड़ा जाना यकीनी हो जाता। धूप की नरम हिद्दत ने जल्द ही मुझे नींद की आगोश में धकेल दिया था। मेरी आंख बकरी के मिनमिनाने से खुली। एक स्नाइपर की तरबियत इस नहज पर की जाती है कि नींद से उठते ही उसके हवास काम करने लगे, इसलिए जागते हुए उसे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो कहाँ और किस माहौल में पड़ा है। आंख खुलते ही मुझे भी दिमाग पर जोर नहीं देना पड़ा था। इस तरह जंगलों और मचानों पर मैं कई रातें गुजार चुका था। ये माहौल और हालात मेरे लिए नए नहीं थे कि मुझे घबराहट होती। मैंने करवट बदलते हुए उस समत निगाह दौड़ाई जहाँ से आवाज आई थी। मुझे काफी भेड़ें और बकरियां दाएं बाएं झाड़ियों पर मुंह मारती नजर आईं। जंगल आबादी के करीब था और वहां किसी चरवाहे का आना अजीब बात नहीं थी। अलबत्ता ये फिक्र मुझे जरूर दामनगीर हुई कि कहीं उसकी मेरे मचान पर नजर न पड़ जाए। ऐसी सूरत में मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती। एक बेगुनाह को कत्ल करने पर मेरा जमीर किसी तौर पर भी आमादा न होता, और उसे जिंदा छोड़ने में ये कबाहत थी कि वो इंडियन आर्मी की रहनुमाई करके मेरी मौत का सामान पैदा कर सकता था। मैं लेटे लेटे भेड़ बकरियों का जायजा लेता रहा। 2-3 बकरियां उन झाड़ियों के पास पहुंच चुकी थीं, जहां मैं छुपा हुआ था। अचानक एक झाड़ी की ओट से गहरे सब्ज और सुर्ख रंग का लिबास छलका। मैं चौंक पड़ा था। अगले ही लम्हे वो मेरे सामने थी। वो एक चरवाहन थी। बकरी के एक छोटे से मेमने को हनकाती हुई वो मेरे मचान की तरफ आ रही थी। दुपट्टे को उसने बड़े अजीब बल्कि खूबसूरत अंदाज में सर से लपेटा हुआ था, यूं कि उसके तमाम बाल उसमें छुप गए थे। कश्मीर का हुस्न यूं भी सर चढ़कर बोलता है, लेकिन मुझ पर उसके हुस्न ने जरा भी असर नहीं किया था। माहीन की बेवफाई के बाद औरत जात से मुझे उतनी ही नफरत थी जितना किसी भी नापसंदीदा चीज से की जा सकती है। वो न सिर्फ मेरी अमानत में खयानत की मुर्तकिब हुई थी, बल्कि उसके साथ उसने मेरा मान, गुरूर और भरोसा भी तोड़ दिया था। अगर उसे ताहिर से मोहब्बत थी तो वो मुझसे तलाक लेकर उससे शादी कर सकती थी। यूं मेरी और अपनी इज्जत का जनाजा निकालना उसे किसी तौर जेब नहीं देता था। उस चरवाहन को देखकर जाने क्यों मेरी सोचें माहीन की तरफ पलट गई थी। सर झटक कर मैंने इन नापसंदीदा सोचों को दूर किया और उस लड़की को देखने लगा। वो हल्की आवाज में कुछ गुनगुना रही थी। शक्ल की तरह उसकी आवाज भी सुरीली थी। गीत के बोल तो मेरी समझ में नहीं आ रहे थे, अलबत्ता उसकी आवाज का उतार चढ़ाव और मिठास मुतासिर कुन थी। वो मेरे मचान से आगे गुजरती चली गई। मचान की तरफ उसने कोई ध्यान न दिया। उन झाड़ियों से 15-20 गज आगे एक साफ पत्थर के साथ टेक लगाकर वो बैठ गई। उस छोटे मेमने को पकड़कर उसने गोद में लिटाया और उसके चेहरे और जिस्म पर हाथ फेरने लगी। वो यूं बैठी थी कि उसके सामने देखने पर मुझे उसके चेहरे की एक तरफ नजर आती। जाने वो उस मेमने से क्या बातें किए जा रही थी। बातें करते करते वो थोड़ा सा आगे को खिसक कर जमीन पर लेट गई।
मेमने को उठाकर अपनी छाती पर लेटाते हुए उसने अपने बाजुओं के घेरे में ले लिया। मेमना यकीनन पहले से इन हरकतों का आदी था कि बड़े मजे से अपना सर उसकी गर्दन पर रख कर लेट गया था। मैंने उसी तरह लेटे हुए आंखें बंद कर ली। एक कश्मीरी दोशीजा की तन्हाई में की जाने वाली अदाएं देखने का मुझे कोई शौक नहीं था। मुझे बस फिक्र थी तो ये कि वो मुझे देख न ले। इसी वजह से मैंने करवट बदलने से भी एहतराज बरता था। मुमकिन था कि मेरे करवट बदलने से झाड़ी की शाखों में पैदा होने वाली हरकत उसे उस झाड़ी की तरफ देखने पर माइल कर देती, लेकिन मेरी एहतियात किसी काम नहीं आ सकी थी। उसकी बकरी किसी चीज से डर कर भागी। बकरी का रुख मेरी मचान की तरफ ही था। वो बेख्तियार अपनी जगह पर खड़े होकर उस समत को देखने लगी जहां से बकरी भाग कर आई थी। यकीनन बकरी ने लोमड़ी या गीदड़ वगैरह देखा था। मैं भी उसी जानिब देखने लगा और उसी लम्हे मेरी गलत फहमी हवा हो गई। इंडियन आर्मी के 2 जवानों को देखते ही मैंने साइड पर पड़ी क्लैशनकोफ हाथ में पकड़ ली थी। अरे प्रदीप सिंह, देखो तो भूत को ढूंढते हुए एक अप्सरा मिल गई है। प्रदीप सिंह ने मुस्कुराकर उसकी तायद की थी। बात तो सही कह रहे हो। उन दोनों का रुख उस लड़की की जानिब हो गया। अतराफ से वो यकसर बेपरवाह हो गए थे। पहले वाले ने करीब जाकर गहरी नजरों से उस लड़की का जायजा लेते हुए पूछा, शहजादी तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने हकलाते हुए जवाब दिया, रेशम। उसने खबासत भरे लहजे में कहा, कितना प्यारा नाम है। प्रदीप सिंह ने उन झाड़ियों की तरफ सरसरी नजर से देखते हुए कहा जहां मैं छुपा हुआ था। सलीम भाई चलते हैं, बाकी पार्टियां आगे निकल जाएंगी। और उसके मुंह से सलीम सुनते ही मेरे सर पर गोया बम फट पड़ा। वो मुसलमान था और उसके बावजूद यूं घटिया अंदाज में एक मासूम लड़की को नदीदेपन से देख रहा था। मेरा दिल चाहा कि उसके गंदे वजूद पर पूरी मैगजीन खाली कर दूं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने इरादे पर काबू पाया था। यकीनन इंडियन आर्मी में हिंदुओं के साथ रहते रहते वो भी उनकी सोहबत में पूरी तरह रंग चुका था। सलीम ने बाजारी अंदाज में कहा, वैसे दिल तो नहीं कर रहा कि इस मौके को जाया किया जाए, फिर कभी सही यार। और अब तो सूबेदार साहब भी साथ हैं, उसे अगर मालूम हो गया तो तुम्हारी खाल खींच लेगा। तुम्हारा हम मजहब ही है। सलीम ने तंजिया हुनकार भरी, बहुत देखे हैं ऐसे हम मजहब। और फिर कैप्टन प्रसाद राजन भी तो है, जानते हो कितना शौक है उनको कश्मीरी लड़कियों का। दूसरा बोला, अच्छा अब चलो भी, बाकी पार्टियां आगे निकल गई होंगी। नजर भी आ रहा है कि कितना ज्यादा जंगल बाकी है। अब तक तो हम एक हिस्से ही की तलाशी ले पाए हैं, इससे 2 गुना हिस्सा बाकी है और उसके बाद सेक्टर 2 के इलाके की तलाशी लेना है। सलीम ने अफसोस भरे अंदाज में गंदी सोचों भरा सर हिलाया। उफ यार, तुम भी न बस। सलीम ने अपना हाथ रेशम के गाल की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, वैसे तुमने यहाँ किसी कमीने घुस बैठिए को तो नहीं देखा? लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ रेशम के रुखसार को छूता वो जल्दी से पीछे हट गई। उसके साथ ही उसने इनकार में गर्दन हिलाते हुए कहा, किसी को नहीं देखा। सलीम ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया। हाय ओए, नखरा तो देखो। रेशम के मुंह से एक सुरीली चीख बुलंद हुई। वो झटका देकर उस खबीस से अपना हाथ छुड़ाने लगी थी, मगर सलीम की गिरफ्त काफी सख्त थी। 150-200 गज दूर से किसी की चीखती हुई आवाज आई, क्या हुआ, कौन है? सलीम ने खबासत से हंसते हुए जवाब दिया, कोई नहीं है, बस एक बुलबुल हमें देखकर घबरा गई है। इस मर्तबा उसी आवाज ने डांटते हुए कहा, ये बुलबुलों के चक्कर छोड़ो और आगे बढ़ो। और सलीम रेशम का हाथ छोड़कर चल पड़ा। रेशम का हाथ पकड़ते पकड़ते वो उस रुख से हट गया था जिस पर वो पहले चल कर आए थे। मेरा मचान अब उनसे 5 गज दाएं पड़ रहा था। आगे बढ़ते हुए भी उनकी नजरें रेशम की जानिब सरगर्दा रहीं, जो घबराए हुए अंदाज में उन्हें घूर रही थी। उसकी वजह से वो दाएं बाएं की झाड़ियों की अच्छी तरह देखभाल नहीं कर सकते थे। परेशान नहीं होना, मैं बाद में आऊंगा मेरी जान। 15-20 कदम आगे जाकर सलीम ने बेहुदा अंदाज में कहा। प्रदीप सिंह उसके अंदाज पर हंस पड़ा, यार अब बख्श दो इस गरीब को। जवाबन सलीम ने एक जोरदार कहकहा लगाया और वो झाड़ियों की ओट में गायब हो गए। आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाजें मातूम होने लगी। बेख्तियार मेरे मुंह से गहरा सांस खारिज हुआ और मैंने क्लैशनकोफ मचान पर रख दी। उसके साथ ही मैंने रेशम की जानिब देखा। वो चौंकते हुए मेरे मचान की जानिब ही देखने लगी थी। शायद मेरे मुंह से कुछ ज्यादा ही गहरा सांस खारिज हुआ था। मुझे अपनी बेहतियाती पर सख्त गुस्सा आया, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। वो खोजती निगाहों से करीब आई। उसने इस्तरारी अंदाज में अपने हाथ में मोटा सा डंडा भी पकड़ा हुआ था। मैंने खुद को अच्छी तरह छुपाया हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि मैंने सुलेमानी टोपी ओढ़ी हुई थी और बिल्कुल नजर भी नहीं आ रहा था। उसके करीब आते ही मैं उसे मजीद सस्पेंस में मुब्तला किए बगैर अपनी जगह पर उठ बैठा। मुझे देखते ही वो घबरा कर पीछे हटी। चीख रोकने के लिए उसने बेसाख्ता अपने होंठों पर हाथ रख लिया था। मचान से निकलकर मैं उसके सामने आ गया। यकीनन उन्हें आवाज देकर वापस बुलाने में आपको कोई दिलचस्पी नहीं होगी, मैंने कहा। उसने घबराए हुए अंदाज में दाएं बाएं सर हिलाया। नहीं, मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी। मैंने कहा, वैसे मेरी तरफ से कोई कदगन नहीं है, आप उन्हें बड़े शौक से बुला सकती हैं ताकि मुझे गिरफ्तार करने के साथ वो आपको भी इनाम के तौर पर साथ ले जाएं। ये भी हो सकता है साथ न ले जाएं और यहीं मुकमुका कर लें। यहाँ आपको बताते चलें कि वो लड़की और उससे पहले प्रदीप सिंह और सलीम वगैरह उर्दू में बात नहीं कर रहे थे। लड़की बस टूटी फूटी उर्दू ही बोल सकती थी, लेकिन जिस अंदाज में बोल रही थी
यकीनन वो अल्फाज जानने से क़ारीन को कोई दिलचस्पी नहीं होगी। प्रदीप और सलीम के बोले हुए अल्फाज में भी हिंदी और पंजाबी के बहुत से अल्फाज शामिल थे। रेशम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट जाहिर हुई। अगर मुझे ये खौफ ना होता तब भी मैं इन खंजीरों को कुछ न बताती। मैं इंडियन फौज से सख्त नफरत करती हूँ। उसे बैठने का इशारा करते हुए मैं खुद भी एक पत्थर पर बैठ गया था। अच्छा, आप किस वक्त वापस लौटती हैं? मुझसे 2-3 कदम दूर हटकर वो भी नीचे बैठ गई थी। दोपहर को लौटती हूँ। मर्द की सोच के बारे में औरत की हिस्सियात बहुत तेज होती हैं। मेरे चेहरे और आंखों से हवेदा असरात उसे ये बावर करवाने के लिए काफी थे कि मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहा। उसके जवाब ने मुझे इत्मीनान भरा सांस लेने पर मजबूर कर दिया था। यूं भी मैं उसे दोपहर से पहले वापस लौटने की इजाजत नहीं दे सकता था। उस पर शक करना मेरी मजबूरी थी। वो गाँव में जाकर किसी को भी मेरे बारे में इत्तला दे सकती थी और जरूरी नहीं था कि जिसे वो ये खबर सुनाती वो भी इंडियन आर्मी से उतनी ही नफरत करने वाला होता, या नफरत करने के बावजूद इनाम हासिल करने का लालच भी उसे ये इत्तला इंडियन आर्मी तक पहुंचाने पर मजबूर कर सकती थी। अलबत्ता दोपहर को उसके चले जाने के बाद मैंने भी वो जगह छोड़कर आगे बढ़ जाना था। उसके बाद वो बेशक जिस किसी को इत्तला देती रहती, मेरी सेहत पर कोई असर न पड़ता।